कहानी की शुरुआत 9 अक्टूबर 1899 से होती है, जब हम कैरबेरस नाम के एक जहाज को देखते हैं जो इंग्लैंड से न्यूयॉर्क सिटी की ओर अपनी यात्रा शुरू करता है। इस शिप में मोरा फ्रैंकलिन नाम की एक लड़की होती है जो एक ब्रेन साइंटिस्ट है। उसी रात वह एक अजीब सपना देखती है जिसमें वह खुद को एक मेंटल हॉस्पिटल के अंदर पाती है। वहाँ उसका पिता उससे मिलने आता है। अपने पिता को देखकर वह खुद को संभाल नहीं पाती और चिल्लाकर कहती है कि प्रोमीथियस के नाम पर जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार वही हैं। तभी अचानक उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल कैरबेरस से पहले इसी रूट पर एक और जहाज गया था। उस जहाज का नाम प्रोमीथियस था जो 4 महीने पहले अचानक अपने सभी यात्रियों समेत गायब हो गया था। ये खबर पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा इवेंट बन गई क्योंकि उस शिप में कई बड़े और प्रभावशाली लोग मौजूद थे। मोरा को लगता है कि उसका सपना सिर्फ सपना नहीं था बल्कि उसमें कहीं न कहीं सच्चाई छिपी हुई है। उसे अपने अतीत की बहुत सी बातें याद नहीं है। एक दिन पहले ही उसके भाई ने न्यूयॉर्क से उसके लिए एक टिकट भेजा था ताकि वह वहां जाकर नई शुरुआत कर सके। पूरे जहाज में लगभग 1500 यात्री थे जिन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया था। कुछ वर्कर क्लास, कुछ लोअर क्लास और कुछ फर्स्ट क्लास में। मोरा फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रही थी और वहां दूसरे क्लास के लोगों का आना अलाउड नहीं था। मोरा के साथ कई अलग अलग तरह के यात्री भी थे। उनमें एक गे कपल था जो समाज के डर की वजह से खुद को भाई बताकर सबके सामने रहते थे क्योंकि उस समय उन्हें खुलकर जीने की आजादी नहीं थी। एक नया शादीशुदा कपल भी था जिन्हें देखकर लगता था कि वे अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हैं। वहीं एक जापानी लड़की भी थी जिसे उसका मालिक न्यूयॉर्क में बेचने के लिए ले जा रहा था। जब सभी लोग लंच कर रहे थे तभी लोअर क्लास से क्रेस्टर नाम का एक लड़का ऊपर आ जाता है। सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं लेकिन वह रोते हुए बताता है कि उसकी बहन प्रेग्नेंट है और उसकी तबीयत बहुत खराब है, इसलिए उसे डॉक्टर चाहिए। जहाज में डॉक्टर मौजूद होने के बावजूद कोई लोअर क्लास में जाना नहीं चाहता था। मोरा ने मेडिकल की पढ़ाई की थी, इसीलिए वह उस लड़के के साथ जाकर उसकी बहन की मदद करती है। इसके बाद हम उस कपल ल्यूसियन और किली को देखते हैं जो हनीमून पर निकले हैं, लेकिन उनके रिश्ते में दूरी साफ दिखाई देती है। वहीं लोअर क्लास में मोरा को कुछ अजीब विजन दिखाई देते हैं, जैसे वह पहले भी इन्हें देख चुकी हो, लेकिन उसे ठीक से कुछ याद नहीं आता। वह बेहद नर्वस हो जाती है और वहां से बाहर निकल आती है। तभी जहाज का कैप्टन, जिसका नाम आइक है, उसे रोककर कहता है कि वह फर्स्ट क्लास पैसेंजर है, इसलिए नीचे नहीं जा सकती। कैप्टन आइक हमेशा उदास रहता था क्योंकि 2 साल पहले उसकी एक गलती की वजह से उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हो गई थी। उसी समय कैप्टन का एक क्रू मेंबर आकर बताता है कि उन्हें एक अजीब सिग्नल मिला है। कैप्टन नीचे जाकर सिग्नल चेक करता है और हैरान रह जाता है क्योंकि यह सिग्नल उसी प्रोमीथियस जहाज से आ रहा था जो 4 महीने पहले रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। सभी लोग यह सोचकर शॉक में आ जाते हैं कि कोई बिना खाना और पानी के इतने समय तक समुद्र में कैसे जिंदा रह सकता है। पता चलता है कि प्रोमीथियस जहाज उनसे सिर्फ 7 घंटे की दूरी पर है। तब वे फैसला लेते हैं कि वे उसकी तरफ जाएंगे। पूरा रूट बदल दिया जाता है और कैरबेरस को प्रोमीथियस की दिशा में मोड़ दिया जाता है, लेकिन इस फैसले के बारे में किसी भी यात्री को नहीं बताया जाता। यहाँ तक कि काम कर रहे मजदूरों को भी समझ नहीं आता कि जहाज अचानक दिशा क्यों बदल रहा है। धीरे धीरे सभी पैसेंजर्स को पता चल जाता है कि जहाज का रास्ता बदल दिया गया है। मोरा कैप्टन आइक से मिलती है और कहती है कि वह भी उनके साथ प्रोमीथियस जाना चाहती है क्योंकि वहाँ एक डॉक्टर का होना जरूरी हो सकता है। आखिरकार कैप्टन उसकी बात मान लेता है और यहीं से कहानी एक नए रहस्य की ओर बढ़ने लगती है। इसके बाद कैप्टन सबके सामने अनाउंस करता है कि वे प्रोमीथियस की तरफ जाएंगे और वहाँ अगर कोई जिंदा बचा होगा तो उसे रेस्क्यू करेंगे। कई पैसेंजर्स उसके इस फैसले का विरोध करते हैं। उन्हें डर था कि कहीं ये कोई जाल या खतरा न हो, लेकिन कैप्टन अपने डिसीजन से पीछे नहीं हटता। ये सुनते ही लुसियन बुरी तरह घबरा जाता है। उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं और वह किल्ली से छुपकर एक दवा पी लेता है जैसे उसे किसी बात का पहले से डर हो। उधर हम एक वर्कर को देखते हैं जिसका नाम ओलेक है। वह एक कोने में बैठकर खाना खा रहा था। तभी वहाँ जेरोम आता है जो छुपकर जहाज में चढ़ा था। वह काफी भूखा था, इसलिए ओलेक उसे खाना दे देता है। लंबी यात्रा के बाद आखिरकार वे प्रोमीथियस के पास पहुंच जाते हैं। अब कैप्टन और उसके कुछ साथी एक छोटी नाव लेकर प्रोमीथियस शिप के पास जाते हैं और उसके अंदर दाखिल होते हैं। अंदर का नजारा देखकर वे हैरान रह जाते हैं। जहाज में एक भी इंसान का कोई निशान नहीं था, जबकि वहाँ बहुत सारे यात्री थे, फिर भी एक भी लाश दिखाई नहीं देती। कैप्टन कंट्रोल रूम में जाता है जहाँ से सिग्नल भेजा गया था, लेकिन वहाँ जाकर वह और भी ज्यादा चौंक जाता है क्योंकि सिग्नल भेजने वाली मशीन पूरी तरह टूटी हुई थी। तभी मोरा की नजर जमीन पर एक हरे रंग के कीड़े पर पड़ती है, एक तरह का बीटल जो धीरे धीरे एक दिशा में चल रहा था। मोरा उस कीड़े के पीछे पीछे जाती है। वह कीड़ा एक केबिन के अंदर घुस जाता है जो बाहर से बंद था। जब दरवाजा खोला जाता है तो अंदर एक छोटा लड़का चुपचाप बैठा हुआ मिलता है। वह सबको बस खाली नजरों से देख रहा था। उसके हाथ में एक छोटा पिरामिड था। किसी को समझ नहीं आता कि अगर सारे यात्री गायब हो गए तो यह लड़का यहाँ कैसे बचा रह गया। वे उस लड़के को अपने जहाज पर ले आते हैं, लेकिन प्रोमीथियस से एक और आदमी चुपके से उनके जहाज में चढ़ जाता है। उसके हाथ में भी वही हरे रंग का कीड़ा था जिसके पीछे पीछे मोरा उस लड़के तक पहुंची थी। वह आदमी आकर मोरा के केबिन के पास वाले केबिन में रुकता है। प्रोमीथियस से लाए गए उस
लड़के की देखभाल की जिम्मेदारी मोरा को दी जाती। अगले दिन वह आदमी अपना नाम डैनियल बताता है। मोरा उसे पहचानती नहीं, लेकिन उसके व्यवहार से साफ लगता है कि वह मोरा को बहुत अच्छी तरह जानता है। इसके बाद मोरा अपने केबिन में लौटती है और देखती है कि वही लड़का वहाँ बैठा है। वह ध्यान देती है कि लड़के की गर्दन के पास उल्टे पिरामिड का एक निशान बना हुआ है, बिल्कुल वैसा ही निशान जैसा उसने अपने भाई के भेजे हुए खत में देखा था, उसी खत में जिसमें न्यूयॉर्क का टिकट भी था। ये सब देखकर मोरा के मन में और भी गहरे सवाल खड़े हो जाते हैं। मोरा तब उस लड़के से पिरामिड के बारे में बहुत सारे सवाल पूछती है, लेकिन लड़का कुछ भी जवाब नहीं देता। दरअसल वह किसी से भी बात नहीं करता था। इंजन रूम में खबर फैल जाती है कि प्रोमीथियस जहाज पर किसी इंसान का कोई निशान नहीं मिला। वहाँ काम करने वाले वर्कर्स सोचने लगते हैं कि शायद सभी लोगों के गायब होने के पीछे उसी लड़के का हाथ है। कुछ लोग तो उसे वेयरवुल्फ तक मानने लगते हैं। तभी आइकोलेक से पूछता है कि उनके जहाज में अब कितना कोयला बचा है। इसके बाद वह मोरा के पास जाकर उससे बात करता है कि अगर प्रोमीथियस पर कोई यात्री नहीं था तो फिर सिग्नल आखिर किसने भेजा होगा। इसी बारे में सोचते हुए अचानक उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और वह उस आवाज के पीछे चल पड़ता है। नीचे क्रेस्टर की बहन ग्रेटा बताती है कि अमेरिका पहुंचने के बाद वह डॉक्टर बनना चाहती है। जब ग्रेटा वहां से जाने लगती है तो फर्स्ट क्लास की एंजल उसे अपना सिगरेट केस गिफ्ट कर देती है। क्रेस्टर कुछ समझ पाता उससे पहले ही उनकी बड़ी बहन टोव वहां आ जाती है और ग्रेटा को चेतावनी देती है कि वह अपना व्यवहार न बदले। दूसरी ओर जेरोम लूसियन के कमरे में जाता है, जहां वह कुछ चीजें चेक करता है और टेबल पर एक मेडल रख देता है। किली के आने की आहट सुनकर वह बिस्तर के नीचे छुप जाता है। किली कमरे में आकर उस मेडल को दराज में रखती है और वॉशरूम चली जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर जेरोम वहां से भाग निकलता है। उधर कैप्टन आवाज का पीछा करते करते एक कमरे में पहुंचता है, जहां उसे अपना पूरा परिवार दिखाई देता है। वह अपनी बड़ी बेटी को गले लगा लेता है, लेकिन अचानक पूरा कमरा आग की लपटों में घिर जाता है। उसी पल वह खुद को एक दूसरी जगह पर पाता है, जहां उसे वही हरा बीटल दिखाई देता है जो उसने प्रोमीथियस पर देखा था। वह उस कीड़े के पीछे चलता हुआ एक टनल में प्रवेश कर जाता है। टनल सीधा जाकर उसके अपने बिस्तर के नीचे खत्म होती है। अपने ही कमरे में यह सीक्रेट टनल देखकर वह पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। टनल के दरवाजे पर एक खास चिन्ह बना था, त्रिकोण और लाइन से बना हुआ वही सिंबल जो पूरे जहाज में जगह जगह मौजूद था। यही निशान कंपनी के लोगों में भी था, उस लड़के की गर्दन पर भी, मोरा के भाई के खत में भी और यहाँ तक कि किली की बालियों में। इस चिन्ह का असली मतलब क्या है ये बाद में पता चलता है। इसी बीच कैप्टन सूजा गुस्से में मोरा के कमरे में आता है और उस लड़के को जोर से पकड़कर प्रोमीथियस जहाज के बारे में सवाल करने लगता है। आइक का यह व्यवहार देखकर मोरा उसे कमरे से बाहर निकाल देती है और कहती है कि वह अभी ठीक से सोच नहीं पा रहा, उसे आराम की जरूरत है। दूसरी तरफ जहाज के लोग जेरोम को पकड़ लेते और उनके बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती। उसी समय डैनियल अपने पास मौजूद हरे बीटल को लोअर क्लास में छोड़ देता है और उसी की मदद से ग्रेटा को ऊपर ले आता है। डैनियल पहले ही उनसे माफी मांग लेता है, जैसे उसे पता हो कि आगे कुछ बुरा होने वाला है और शायद ग्रेटा को नुकसान पहुंच सकता है। इसी दौरान जहाज के सारे कंपास जो दिशा दिखाते थे अचानक काम करना बंद कर देते हैं। हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद कैप्टन फिर से सबके सामने अनाउंस करता है कि वे प्रोमीथियस जहाज को अपने जहाज से बांधकर वापस यूरोप ले जाना चाहते हैं। ये सुनते ही सभी पैसेंजर्स गुस्से में आ जाते हैं। मिसेस विल्सन साफ कहती हैं कि ज्यादातर यात्री चाहते हैं कि जहाज अपनी न्यूयॉर्क की यात्रा जारी रखे, न कि वापस लौटे। उधर जहाज के कुछ मेंबर्स चाहते थे कि वे कैप्टन के खिलाफ जाकर उस डरावने प्रोमीथियस जहाज को डुबो दें। उन्हें लगता था कि सारी मुसीबत की जड़ वही है। इसी बीच जहाज का एक सदस्य सेबेस्टियन किसी अनजान शख्स से सीक्रेट तरीके से ट्रायंगल सिंबल वाले मैसेज पा रहा था। हालात और ज्यादा रहस्यमय होते जा रहे थे। तभी कैप्टन जहाज के डेक पर ग्रेटा की लाश देखता है। यह देखकर वह अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी मौत के पीछे भी किसी न किसी तरह प्रोमीथियस का ही हाथ है। अब सभी को यकीन होने लगता है कि इन सब घटनाओं के पीछे कोई गहरा राज छिपा है। इसलिए वापस लौटने से पहले कैप्टन और मोरा एक बार फिर प्रोमीथियस जहाज पर जाने का फैसला करते हैं। वे उसी कमरे में पहुंचते हैं जहां बिस्तर के नीचे टनल थी, लेकिन इस बार अंदर जाकर वे देखते हैं कि आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ अजीब काले पदार्थ जैसा कुछ फैला हुआ है, मानो रास्ता बंद कर दिया गया हो। इधर मोरा के न होने पर डैनियल उस लड़के के पास आता है। साफ पता चलता है कि डैनियल उस लड़के को पहले से जानता है और वह किसी खास मिशन के तहत यहाँ आया है। इसी दौरान कैप्टन को एक लिस्ट मिलती है जिसमें उन सभी यात्रियों के नाम थे जो प्रोमीथियस पर सफर कर रहे थे और लापता हो गए थे। उस लिस्ट में मोरा का नाम भी मौजूद था। ये देखकर कैप्टन हैरान रह जाता है। उसके मन में शक पैदा हो जाता है कि मोरा उससे कुछ छुपा रही है। अगर वह सच में 4 महीने पहले प्रोमीथियस पर थी तो फिर वह बचकर वापस कैसे आई और दोबारा उसी सफर पर क्यों निकली। हालांकि कैप्टन यह बात मोरा से तुरंत शेयर नहीं करता। दोनों वापस अपने जहाज पर लौट आते हैं। वहां आकर कैप्टन को पता चलता है कि लोअर क्लास के कुछ लोगों ने बगावत कर दी है। उनका कहना था कि उन्होंने इस यात्रा के लिए बहुत मेहनत से पैसे जुटाए थे। ऊपर से अब एक लड़की की मौत भी हो चुकी है। वे गुस्से में कहते हैं कि जिस लड़के को प्रोमीथियस
प्रोमिथियस से लाया गया है वही अशुभ है, वही अभिशाप है और उसे समुद्र में फेंक देना चाहिए। मोरा इसका विरोध करती है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिरकार क्रेस्टर की माँ गुस्से में उस लड़के को समुद्र में धक्का दे देती है। मोरा कैप्टन से मदद मांगती है लेकिन कैप्टन ठंडे स्वर में कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम खुद प्रोमिथियस पर थी। मोरा पूरी तरह कंफ्यूज हो जाती है। इसी बीच एक और अजीब बात सामने आती है। उनका जहाज जैसे एक ही जगह फंस गया था। वह बस प्रोमिथियस के चारों तरफ घूमता जा रहा था, आगे बढ़ ही नहीं पा रहा था। तभी अचानक केबिन के अंदर से थक ठक की आवाज आने लगती है। अगले ही पल वही लड़का बाहर आ जाता है जिसे कुछ देर पहले समुद्र में फेंक दिया गया था। उसके हाथ में वही छोटा पिरामिड था। वह सीधे मोरा के पास आता है और मोरा उसे देखते ही बेहोश हो जाती है। अब लगभग सभी को यकीन हो जाता है कि यह लड़का अभिशप्त है। उसे पकड़कर बंद कर दिया जाता है। अब जहाज के यात्री दो हिस्सों में बंट जाते हैं। एक ग्रुप कैप्टन के साथ है जो इंग्लैंड वापस जाना चाहता है। दूसरा ग्रुप लोअर क्लास का है जो हर हाल में न्यूयॉर्क पहुंचना चाहता है। माहौल बेहद तनावपूर्ण हो जाता है, यहाँ तक कि वह गर्भवती लड़की जिसका इलाज मोरा ने शुरुआत में किया था वह भी कैप्टन के ग्रुप में शामिल हो जाती है क्योंकि उसे दूसरा ग्रुप बहुत हिंसक लगने लगता है। इसी दौरान मोरा को होश आता है। उसे पता चलता है कि लड़के को बंद कर दिया गया है। वह उसे छुड़ाने जाती है लेकिन सभी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। उसे गोली मारने तक की धमकी दी जाती है। फिर भी जब मोरा उस लड़के को आजाद करने की कोशिश करती है तभी अचानक एक व्यक्ति गोली चला देता है। गोली सीधा मोरा की तरफ बढ़ती है। डैनियल उसे बचाने के लिए दौड़ता है लेकिन तभी एक चौंकाने वाली घटना होती है। समय रुक जाता है। पूरा माहौल ठहर जाता है। सिर्फ मोरा और वह लड़का ही हिलडुल पा रहे होते हैं। लड़का खुद को आजाद कर लेता है और मोरा के पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। वह उसे बाहर ले जाता है और एक कमरे में पहुंचाकर मोरा उससे पूछती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यहाँ क्या हो रहा है? तुम बार बार कैसे लौट आते हो? लड़का कागज पर लिखकर जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं बता सकता क्योंकि वे हमें हमेशा देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तुम्हें बस मेरा पीछा करना होगा। मोरा हर सवाल का जवाब चाहती है इसलिए वह उसके पीछे चल पड़ती है। लड़के के हाथ में वही हरा बीटल था जो पहले डैनियल के पास था और जिसे उसने लोअर क्लास में छोड़ा था। जब लड़का उस बीटल को जमीन पर रखता है तो अचानक एक पोर्टल खुल जाता है। मोरा उस पोर्टल के अंदर जाती है और खुद को अपनी यादों की एक जगह पर पाती है जैसे किसी दूसरी डायमेंशन में पहुंच गई हो, लेकिन वहां वह लड़का उसे कहीं दिखाई नहीं देता। उधर जहाज पर समय फिर से सामान्य हो जाता है। तभी पूरे जहाज में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगती है जैसे कोई सायरन बज रहा हो। आवाज तेजी से हर जगह फैलने लगती है। कैप्टन नोटिस करता है कि मोरा और वह लड़का दोनों गायब हैं। वह डैनियल को पकड़कर कहता है कि मैंने तुम्हें पहले कभी जहाज पर नहीं देखा, तुम जरूर मोरा और उस लड़के के साथ मिले हुए हो। तभी टोव चिल्लाकर कहती है कि यह आपस में लड़ने का वक्त नहीं है, पहले यह समझो कि यहाँ से निकलना कैसे है। लेकिन तभी वह रहस्यमयी आवाज और तेज हो जाती है और देखते ही देखते जहाज के सभी यात्री जैसे सम्मोहित हो जाते हैं। वे एक अजीब ट्रांस में चले जाते हैं, मानो किसी ने उनकी सोच और इच्छा शक्ति पर काबू पा लिया हो। कहानी अब अपने सबसे रहस्यमय मोड़ पर पहुंच चुकी होती है। इसके बाद सभी लोग जैसे किसी अजीब ताकत के प्रभाव में आकर एक साथ जहाज के डेक की तरफ चलने लगते हैं। फिर एक एक करके समुद्र में कूदना शुरू कर देते हैं। जहाज के लोग खुद ही अपनी जान लेने लगते हैं। उनमें क्रेस्टर भी शामिल होता है जो आखिरकार खुद को समुद्र में झोंक देता है। यह सब देखकर डैनियल पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है। वह तुरंत नीचे भागता है और अपने पास मौजूद हरे रंग के बीटल की मदद से उसी तरह एक पोर्टल खोलता है। वह उसी जगह पहुंचता है जहां मोरा पहुंची थी। वहां वह उस लड़के को देखता है और समझ जाता है कि मोरा उस बिल्डिंग के अंदर जा चुकी है। लड़के की इस हरकत से डैनियल बहुत निराश होता है, लेकिन लड़के को उम्मीद थी कि शायद इस बार मोरा की यादें वापस आ जाएंगी क्योंकि इससे पहले वे कभी इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाए थे। मगर दुर्भाग्य से यहाँ आने के बाद भी मोरा की याददाश्त वापस नहीं आती। अब डैनियल को जहाज डूबने से पहले सब कुछ ठीक करना होगा। उधर जहाज पर जो लोग हिप्नोटाइज होने से बचना चाहते थे वे खुद को अपने कमरों में बांध लेते हैं ताकि वे नियंत्रण खोकर समुद्र में न कूद जाएं। जेरोम लुसियन को गन पॉइंट पर रखकर उसे और खुद को बांध देता है। असल में जेरोम और लुसियन पहले दोस्त थे, लेकिन लुसियन ने किसी घटना में जेरोम को फंसा दिया था और इस जहाज से भाग जाना चाहता था। फिर भी जेरोम किसी तरह इस जहाज तक पहुंच गया। दूसरी तरफ डैनियल इंजन रूम में जाकर स्टीम प्रेशर मशीन को अपने मैकेनिकल डिवाइस से हैक करने लगता है। अगर वह समय रहते सब ठीक नहीं कर पाया तो पूरा सिस्टम फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। यहाँ यह भी पता चलता है कि डैनियल अपने डिवाइस की मदद से किसी को भी बेहोश कर सकता है। इसी दौरान मोरा उस बिल्डिंग में पहुंचती है जो बिल्कुल उसके सपनों वाले मेंटल हॉस्पिटल जैसी थी। वह रूम नंबर 101 में प्रवेश करती है और वहां अपने पिता हेनरी को देखती है। हेनरी उसे पकड़ लेता है और उसे एक काला इंजेक्शन लगा देता है। ऐसा लगता है जैसे यह सब पहले भी कई बार हो चुका है, मानो सब कुछ पहले से तय हो, एक दोहराया जाने वाला चक्र। होश आने पर मोरा खुद को फिर अपने कमरे में पाती। वह बाहर निकलती है। तभी कैप्टन उससे पूछता है कि वह लड़का कहाँ गया। मोरा उसे बताती है कि उस लड़के के पास एक पिरामिड है जिसकी मदद से वह समय को रोक सकता है। वह यह भी कहती है कि शायद उसका पिता हेनरी ही इन सब घटनाओं को नियंत्रित कर रहा है। उसके पिता को इंसानी दिमाग को समझने का जुनून था। इंसान कैसे सोचता है, भावनाएं कैसे काम
काम करती हैं, दिमाग कैसे फैसले लेता है, इन सब चीजों को जानने में उसकी गहरी दिलचस्पी थी। मोरा को शक होता है कि शायद उसके पिता ने ही इन जहाजों को खरीदा ताकि यात्रियों पर प्रयोग कर सके। मोरा आगे बताती है कि उसके पिता की जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण उसकी माँ थी, लेकिन मोरा के जन्म के बाद उसकी माँ की मानसिक हालत बिगड़ने लगी। तब उसके पिता ने अपनी पत्नी के लिए एक मानसिक अस्पताल बनवाया था, वही जगह जहाँ से अभी मोरा होकर आई थी। इसी बीच आइक एक बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि प्रोमेथियस के पैसेंजर लिस्ट के नीचे उसके अपने साइन मौजूद थे, यानी वह खुद प्रोमेथियस जहाज का कैप्टन था। यह जानकर वह खुद भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर फिर से उसी रहस्यमयी हरे बीटल पर पड़ती है, जो जैसे हर सच की ओर रास्ता दिखा रहा था। इसके बाद कैप्टन वही प्रक्रिया दोबारा फॉलो करता है और अपने बिस्तर के नीचे बने उस सीक्रेट रास्ते में उतर जाता है। वहां से वे सीधे कैप्टन आइक की यादों के अंदर पहुंच जाते हैं। अब यह साफ हो जाता है कि बिस्तर के नीचे बने ये टनल दरअसल यात्रियों की यादों तक पहुंचने का रास्ता है, खासकर उनकी सबसे अंधेरी और दर्दनाक यादों तक। मोरा बताती है कि उसके अपने बिस्तर के नीचे भी ऐसा ही एक टनल मौजूद है। उनके सामने अब आइक का वही घर दिखाई देता है जहां उसकी पत्नी और बच्चे की मौत हुई थी। उधर जहाज पर डैनियल आखिरकार उस रहस्यमयी आवाज को बंद कर देता है, जिसकी वजह से सभी लोग हिप्नोटाइज हो रहे थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जहाज पर करीब 1500 लोग थे और अब सिर्फ मुट्ठी भर लोग ही जिंदा बचे थे। बाकी सभी समुद्र में कूदकर अपनी जान गंवा चुके थे। दूसरी तरफ सेबेस्टियन उस लड़के को ढूंढता फिर रहा था, लेकिन उसे कहीं भी नहीं ढूंढ पाया। इसी समय मोरा के पिता हेनरी को एक विशाल महल जैसे स्थान में बैठे दिखाया जाता है। उसकी खिड़की के बाहर का दृश्य बेहद डरावना था। वहां एक विशाल काला पिरामिड खड़ा था, बिल्कुल उसी छोटे पिरामिड जैसा जो उस लड़के के हाथ में था। उस काले पिरामिड के आसपास की दुनिया लगभग पूरी तरह बर्बाद दिखाई देती है। सब कुछ अंधकारमय था। यह जगह कहाँ है? सारे पिरामिड काले क्यों हैं? और जहाज के अंदर जो कुछ हो रहा है वह क्यों हो रहा है? इन सब सवालों के जवाब आगे जाकर मिलने वाले थे। इधर कंट्रोल रूम में बचे हुए लोग इकट्ठा होकर चर्चा करते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। उनकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि जहाज का इंजन बंद हो चुका था और जहाज एक ही जगह पर अटका हुआ था। अब कोई भी कैप्टन का विरोध करने की स्थिति में नहीं था। सभी हालात समझकर कैप्टन की बात मानने को तैयार हो जाते हैं। कैप्टन सबको काम बांट देता है। आइक और मोरा उस लड़के को ढूंढने जाएंगे। ओलेक आधे लोगों के साथ इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश करेगा और बाकी लोग बचे हुए सर्वाइवर्स को तलाशेंगे। इसी दौरान सब नोटिस करते हैं कि जहाज के अंदर एक अजीब काले रंग का मटेरियल फैलने लगा है, जो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। डैनियल सख्ती से सबको चेतावनी देता है कि कोई भी उसे छुए नहीं। मोरा टनल के जरिए आइक को अपनी यादों में ले जाती है और बताती है कि वह मेंटल हॉस्पिटल उसके पिता ने ही बनवाया था। अंदर जाकर वे खिड़की से देखते हैं कि अस्पताल की दीवारें असल में जहाज के ही मटेरियल से बनी हुई हैं। इसका मतलब यह था कि यह पूरी नकली दुनिया या पॉकेट डायमेंशन वास्तव में जहाज के अंदर ही मौजूद थी। दूसरी ओर सेबेस्टियन को खोजते हुए मिसेस विल्सन जिज्ञासा में आकर उस काले मटेरियल को छू लेती है। तुरंत वह पदार्थ उसके पूरे शरीर में फैलने लगता है, जैसे उसे निगल रहा हो। इसी बीच टोव एक कमरे में प्रवेश करती है और अचानक अपने अतीत की यादों में पहुंच जाती है। वहां सच्चाई सामने आती है कि क्रेस्टर का अपने मालिक के बेटे के साथ संबंध था। यह देखकर मालिक गुस्से में क्रेस्टर को गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन गोली उसकी आंख के पास से निकल जाती है। उसी समय टोव वहां मौजूद थी। मालिक उसे पकड़कर बेहोश कर देता है और सबके सामने उसके साथ जबरदस्ती करता है। होश में आने के बाद टोव उसे मार देती है। तब पता चलता है कि टोव के पेट में उसी आदमी का बच्चा है। उधर जहाज के कई यात्री इंजन रूम में पहुंचकर इंजन को फिर से चालू करने की कोशिश में लग जाते हैं, क्योंकि अब उनकी जिंदगी पूरी तरह उसी पर निर्भर थी। कहानी अब अपने सबसे गहरे और भावनात्मक रहस्यों को खोलने की तरफ बढ़ रही थी। आखिरकार इंजन स्टार्ट हो जाता है। कंट्रोल रूम में मौजूद दोनों लोग खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन अब सवाल यह था कि जहाज चलाएगा कौन? किसी के पास सही तरीके से इसे ऑन ऑपरेट करने का अनुभव नहीं था। दूसरी तरफ सेबेस्टियन मौका पाकर डाइनिंग रूम के कैबिनेट से किसी अजीब तरीके से टेलीपोर्ट हो जाता है। असल में वह हेनरी से मिलने गया था। हेनरी उसे बताता है कि किसी भी हाल में उस बड़े ब्लैक पिरामिड को ढूंढना जरूरी है। यहीं पर एक बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। मोरा और बाकी सभी लोग एक सिमुलेशन के अंदर हैं, एक तरह के कंप्यूटर प्रोग्राम में फंसे हुए। जैसा मोरा ने अंदाजा लगाया था कि उसके पिता जहाज खरीदकर यात्रियों पर प्रयोग कर सकते हैं, वैसा ही कुछ हो रहा था। हेनरी इस सिमुलेशन के जरिए उन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। यह सिमुलेशन 8 दिन तक चलता है। 8 दिन पूरे होते ही सब कुछ रीस्टार्ट हो जाता है और फिर से पहले दिन से वही घटनाएं शुरू हो जाती हैं। ये पूरा मामला बहुत बड़ा रहस्य है, जिसका सच धीरे धीरे सामने आता है। मेंटल हॉस्पिटल वाली दुनिया में भी अब काला मटेरियल फैलने लगता है। तभी वहां डैनियल पहुंचता है। उसे देखकर मोरा और कैप्टन दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वे पोर्टल के जरिए आए थे। कैप्टन समझ जाता है कि डैनियल पहले से बहुत कुछ जानता है। वह उसे साथ चलने को कहता है, लेकिन डैनियल अचानक उस पर हमला करके उसे किसी दूसरी जगह टेलीपोर्ट कर देता है। डैनियल बार बार कैप्टन से कहता है कि अपने अतीत को याद करने की कोशिश करो। फिर वह मोरा से
कहता है कि वह उसका पति है और उनकी शादी को 12 साल हो चुके हैं। मोरा ये सुनकर उस पर बंदूक तान देती है। उसे विश्वास नहीं होता। वह सोचती है कि डैनियल उसके लिए खतरा है। वह उसे एक कमरे में बंद कर देती है और बाहर निकल जाती है। बाहर निकलते समय गुस्से में वह अपनी बंदूक कांच की दीवार पर दे मारती है। तभी उसे पता चलता है कि बाहर की दुनिया असली नहीं बल्कि एक नकली डिस्प्ले है। पूरा बाहरी दृश्य बस एक प्रोजेक्शन था। उधर हेनरी अपने कमरे में लगी कई मॉनिटरों के जरिए ये सब देख रहा होता है। हर कोना, हर हरकत उसकी निगरानी में थी। इधर कैप्टन खुद को एक जंगल के घर से निकलते हुए पाता है और फिर प्रोमीथियस जहाज पर लौट आता है। लेकिन बाहर का दृश्य देखकर वह दंग रह जाता है। वहां सिर्फ एक नहीं बल्कि प्रोमीथियस जैसे दिखने वाले अनगिनत जहाज समुद्र में वीरान हालत में पड़े थे। उधर मोरा अपने जहाज पर लौटती है। अब बहुत कम लोग बचे थे। तभी समुद्र में भयानक तूफान उठता है। ऊंची लहरें जहाज से टकराने लगती हैं। लोग घबराकर इंजन रूम की ओर भागने की बात करते हैं, लेकिन मोरा तय करती है कि वह कैप्टन को ढूंढेगी। वह पूरा जहाज छान मारती है पर कैप्टन नहीं मिलता। आखिरकार वह कैप्टन के कमरे में जाकर बिस्तर के नीचे वाले टनल में उतरती है और उसकी यादों में पहुंचती है। लेकिन वहां कैप्टन की जगह उसकी मृत पत्नी मिलती है, जो उस पर हमला कर चिल्लाती है, तुम यहाँ कैसे आई? तुम हो कौन? मोरा डर कर बाहर भाग जाती है। फिर वह डैनियल के कमरे में जाती है, क्योंकि डैनियल ने कहा था कि वह उसका पति। सच्चाई जानने के लिए वह उसके बिस्तर के नीचे बने गुप्त रास्ते में उतरती है और उसकी यादों में प्रवेश करती है। अंदर उसे एक कमरा दिखता है जो उसे जाना पहचाना लगता है। वहाँ डैनियल और उसकी कई तस्वीरें लगी थी। उन्हीं तस्वीरों में वह छोटा लड़का भी था जो असल में उसका बेटा था। उसका नाम एलियट था। उधर जहाज पर एक एक करके बाकी लोग भी मरने लगते हैं। लिंग यी अपनी माँ के भ्रम का पीछा करते हुए बाहर चली जाती है। उसे बचाने की कोशिश में ओलेक पानी में गिर जाता है। एंजेल लोहे के नीचे दबकर मर जाता है। लुसियन को हार्ट अटैक आता है। क्रेस्टर के माता पिता धार्मिक उन्माद में जान दे देते हैं। टोव को बचाने की कोशिश में फ्रांस भी अपनी जान गंवा देता है। धीरे धीरे पूरा जहाज पानी से भरने लगता है। अब सिर्फ 4 लोग बचे थे। दूसरी ओर डैनियल बंद कमरे से निकलने का रास्ता ढूंढता है। वह दीवार के पैनल खोलकर जहाज की वायरिंग सिस्टम में घुस जाता है। उस नेटवर्क से गुजरते हुए वह सभी यात्रियों की यादों से होकर गुजरता है और आखिरकार मोरा की यादों तक पहुंचता है। वहां एक कब्र दिखाई देती है, लेकिन अगले ही पल पता चलता है कि उसके नीचे एक कमरा है जहां एलियट छिपा हुआ है। डैनियल और एलियट दोनों जानते थे कि यह सब क्या हो रहा है। वे जानते थे कि यह दुनिया जल्द ही खत्म हो जाएगी। वे हर लूप में कोशिश कर रहे थे कि मोरा को सच्चाई याद आ जाए। ये सब कई बार हो चुका था। वे एक लूप में फंसे थे। वही घटनाएं बार बार दोहराई जा रही थीं। हर लूप 8 दिन का होता था। 8वें दिन के बाद सब रीसेट हो जाता था। आज 7वां दिन था। डैनियल को किसी भी कीमत पर 8 दिन पूरे होने से पहले मोरा को इस फेक रियलिटी से बाहर निकालना था। एलियट उसे एक अंगूठी देता है और कहता है कि यह मोरा को दे देना। यह उनकी वेडिंग रिंग थी। डैनियल वापस जहाज पर लौटता है और समझ जाता है कि मोरा उसकी यादों में है। वह अपने टनल से होकर उससे मिलता है। अब मोरा को यकीन हो जाता है कि डैनियल सच कह रहा है। डैनियल उसे समझाता है कि यह सब एक खेल जैसा है। अगर वे इसे खत्म नहीं करेंगे तो यह फिर से शुरू हो जाएगा। इस गेम को खत्म करने के लिए उस चाबी की जरूरत है जिसे मोरा ने छिपा रखा है। उस चाबी से पिरामिड खुलेगा, वही पिरामिड जो उनके बेटे के पास था। मोरा को धीरे धीरे याद आता है कि उसके भाई ने जो खत भेजा था उसमें टिकट के साथ एक चाबी भी थी। उसने उस चाबी को अपने पेंडेंट में छुपा लिया था और वह पेंडेंट अब भी उसके पास है। उसे यह भी याद आता है कि उसके पिता अस्पताल में उसी चाबी के बारे में पूछ रहे थे। उधर सेबेस्टियन एक डिवाइस की मदद से एलियट को ढूंढ लेता है और मोरा की यादों में घुसकर उसे किडनैप कर लेता है। कई लूप की कोशिशों के बाद इस बार वे सफल हो जाते हैं। अब ब्लैक पिरामिड हेनरी के हाथ में था। हेनरी स्क्रीन देखते हुए कहता है कि इंसान सिमुलेशन में अपनी भावनाओं के कारण मरते हैं। अगर वे भावनाओं की जगह तर्क चुनते तो शायद बच सकते थे और बाहर निकलना आसान हो जाता। असल में हेनरी भी जानता था कि वह खुद सिमुलेशन में है। वह भी इससे बाहर निकलना चाहता था और बाहर निकलने के लिए उसे उसी चाबी की जरूरत थी। हेनरी पिरामिड को खोलता है। उसके अंदर एक की होल था जिसकी चाबी मोरा के पास है और इस वक्त मोरा और डैनियल अपने जहाज पर मौजूद हैं। कहानी अब अपने अंतिम और सबसे बड़े खुलासे की ओर बढ़ रही है। डैनियल अपने डिवाइस की मदद से इस जहाज के फंक्शंस को चेंज करने की कोशिश करता है। वह सिस्टम को डैमेज करने की कोशिश भी करता है और साथ ही मोरा को बताता है कि जब भी कोई सिमुलेशन खत्म होता है तब सारे जहाज एक ही जगह जाकर जमा हो जाते हैं। वही जगह जहां उन्होंने कैप्टन को देखा था, जिसके आसपास बिल्कुल एक जैसे कई जहाज पड़े थे। इतने सारे जहाज इस बात का संकेत देते हैं कि वे लोग बहुत बार इस सिमुलेशन में फंस चुके हैं। डैनियल आगे समझाता है कि हर बार सिमुलेशन खत्म होने पर सभी लोग भूल जाते हैं कि पहले क्या हुआ था, लेकिन किसी तरह उसने अपने डिवाइस की मदद से अपनी यादें बचा कर रखी हैं। इसलिए बाकी सब कुछ भूल जाते हैं मगर उसे सब याद रहता है। अब उनका आखिरी काम एलियट तक पहुंचना है और पिरामिड के अंदर चाबी डालना है जिससे मोरा रियल वर्ल्ड में जाग सके। लेकिन जब मोरा अपने कमरे में जाकर बेड के नीचे वाले टनल में जाने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है कि वहां अब टनल मौजूद ही नहीं है। तभी हेनरी अपने ऑफिस से अनाउंस करता है कि उसकी सारी कोशिशें फेल हो चुकी हैं और समय खत्म होने वाला है। वह कहता है कि
कि एलियट अब उसके पास है और उसे तुरंत चाबी चाहिए, वरना वह उसके बेटे को मार देगा। इसके बाद जहाज में शटडाउन काउंटडाउन शुरू हो जाता है। 1 से लेकर 10 सेकंड तक गिनती चलती है और समुद्र के बीच एक विशाल खाली जगह बन जाती है। वहां मौजूद बड़े पोर्टल में जहाज प्रवेश कर जाता है और सीधे उसी स्थान पर पहुंचता है जहां सारे जहाज जमा हैं और जहां कैप्टन आइक पहले से मौजूद है। सब देखते हैं कि कैप्टन उनसे पहले ही वहां पहुंच चुका था। इसके बाद कहानी अतीत के एक समय में जाती है जब सब कुछ सामान्य था और मोरा किसी सिमुलेशन में फंसी हुई नहीं थी। घर के बाहर घूमते समय एक हरा बीटल दिखाई देता है। एलियट मोरा को बताता है कि उसने उस बीटल का नाम अल्फ्रेड रखा है और चाहता है कि वह हमेशा उसका पालतू बनकर रहे, मगर मोरा उसे समझाती है कि किसी को उसकी इच्छा के खिलाफ कैद करके रखना सही नहीं होता। जैसे ही एलियट उसे गले लगाता है, मोरा अचानक गायब हो जाती है और चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। वेकअप की आवाज सुनकर एलियट की नींद टूटती है और वह खुद को हेनरी के ऑफिस में पाता है। हेनरी उसे सच दिखाने के लिए बाहर ले जाता है और बताता है कि वे सभी यहाँ फंसे हुए हैं। वह कहता है कि इसके लिए वह जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसकी माँ जिम्मेदार है। वहाँ मौजूद हर इंसान अपनी मर्जी से आया था, क्योंकि सभी के पास दर्द और तकलीफ भरी यादें थीं जिन्हें वे भूलना चाहते। लेकिन इंसान जितना भी भूलने की कोशिश करे, दर्दनाक यादें पूरी तरह कभी खत्म नहीं होती और यही सबके साथ यहाँ हो रहा है। इसके बाद हेनरी अपने पोते को एक कमरे में ले जाता है जहाँ 2 इंजेक्शन रखे होते हैं, एक सफेद और एक काला। काला इंजेक्शन यादें मिटा देता है, जबकि सफेद इंजेक्शन यादें वापस ले आता है। वह एलियट को सफेद इंजेक्शन देता है और तब पता चलता है कि एलियट को एक भयानक बीमारी थी। मोरा अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसे खोना नहीं चाहती थी। इसी वजह से उसने उसे सिमुलेशन में हमेशा के लिए रोक कर रखने का फैसला किया। डैनियल ने उसे ऐसा करने से मना किया था, लेकिन मोरा का मानना था कि अगर वे ऐसा करेंगे तो हमेशा साथ रह पाएंगे। इसी सोच के कारण वह अपने बेटे, अपने पति और उन सभी लोगों को लेकर इस सिमुलेशन दुनिया में आ गई जिनकी जिंदगी दर्दनाक अतीत से भरी थी। दूसरी तरफ डैनियल को देखा जाता है, जो अपने डिवाइस की मदद से स्टीम प्रेशर मशीन के पास जाकर पूरे सिमुलेशन को हैक कर देता है। उधर मोरा सबको सच बताती है कि वह इस जहाज कंपनी के मालिक हेनरी की बेटी है। वह सबको समझाने की कोशिश करती है कि वे सभी एक सिमुलेशन में हैं, लेकिन कोई भी याद नहीं कर पाता कि वे यहाँ कैसे आए और न ही कोई इस बात पर विश्वास करता है। 1899 के समय के लोग इन बातों को कैसे समझते। मोरा सबको बताती है कि डैनियल उन्हें यहाँ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है और वह बुरा इंसान नहीं है। इस बीच डैनियल द्वारा सिस्टम हैक करने की वजह से पूरा सिमुलेशन टूटने लगता है। काला मटेरियल तेजी से फैलने लगता है और जहाज की हर चीज पिघलने लगती है। लोग घबराकर भागने लगते हैं और इस अफरा तफरी में एक दूसरे की यादों के अंदर पहुंच जाते हैं। आखिरकार वे फिर से उसी जहाज पर लौट आते हैं। यह सब देखकर हेनरी आदेश देता है कि मोरा को पकड़कर उसके पास लाया जाए। तभी सेबेस्टियन वहां पहुंचता है। उसके पास भी डैनियल जैसा ही डिवाइस होता है और वह उसी की मदद से कैप्टन को बेहोश कर देता है। मोरा को वहां से उसके पिता हेनरी के पास ले जाया जाता है। मोरा उससे पूछती है कि उसका भाई किरण कहाँ है, लेकिन हेनरी कोई जवाब नहीं देता और सीधे उसके पास से चाबी ले लेता है। इसके बाद वह पूरा सिस्टम फिर से रीस्टार्ट कर देता है। हेनरी बताता है कि इस सिमुलेशन का क्रिएटर वह नहीं बल्कि खुद मोरा है। फिर हेनरी एलियट की मदद से उसे ब्लैक इंजेक्शन लगा देता है ताकि वह सब कुछ भूल जाए और दोबारा कैरबोरस वाली दुनिया में लौट जाए। इसके बाद हेनरी अपने ऑफिस में जाकर पिरामिड के अंदर चाबी लगाकर घुमाता है, लेकिन चाबी घुमाने के बाद भी कुछ नहीं होता। तब उसे समझ आता है कि डैनियल ने मेनफ्रेम को हैक करके सिस्टम ओवरराइड वाले कोड को बदल दिया है। उधर बाकी पैसेंजर इंजन रूम में जाकर पूरे सिमुलेशन को टूटते हुए देखते रहते हैं। दूसरी तरफ जब मोरा को होश आता है तो वह खुद को उस कवर के पास पाती है। कवर के अंदर जाने पर उसकी मुलाकात डैनियल से होती है। डैनियल उसे बताता है कि उसने सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स बदल दिए हैं। ब्लैक इंजेक्शन जो लगने के बाद सब कुछ भुलाकर लोगों को वापस भेज देता था, उसका कोड भी उसने बदल दिया। इसी वजह से मोरा अब उस पहली सिमुलेशन में पहुंच गई है जिसे डैनियल और मोरा ने मिलकर बनाया था। दरअसल डैनियल को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की गहरी जानकारी थी। यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। जब वे लोग सिमुलेशन के अंदर थे तब बाहर रियल वर्ल्ड में उसके भाई किरण ने पूरे सिस्टम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। अब किरण सभी प्रोजेक्ट्स को कंट्रोल कर रहा था और सबको एक गेम के कैरेक्टर की तरह इस दुनिया में फंसा दिया था। उसी ने लोकेशन सेट करके उन्हें 1899 के कैरबोरस नाम के जहाज में डाल दिया। डैनियल समझ जाता है कि किरण उसके कोड को पूरी तरह बदलने से पहले मोरा को जगाना जरूरी है, इसलिए वह ब्लैक पिरामिड और चाबी को बदलकर एलियट के खिलौने वाले पिरामिड और उनकी वेडिंग रिंग से रिप्लेस कर देता है। इसके बाद मोरा पिरामिड के अंदर वेडिंग रिंग रखती है और उसी पल उसकी नींद टूट जाती है। होश में आने पर मोरा देखती है कि वह प्रोमेथियस नाम के एक स्पेसशिप में मौजूद है। उसके सिर पर कई डिवाइस लगे हुए हैं। वह अपने स्केप से बाहर निकलती है और एक विशाल चेंबर दिखाई देता है जहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। ये सभी वही लोग थे जो जहाज में थे। स्पेसशिप के अंदर वे सब मशीनों में सोई हुई हालत में थे। उनकी असली जिंदगी बेहद कठिन थी और उनका डार्क पास्ट हमेशा उन्हें परेशान करता रहता था। इसलिए उन्होंने मोरा द्वारा बनाए
बनाए गए सिमुलेशन वर्ल्ड को चुना था, लेकिन अब वे उसी में फंस चुके थे। उनकी कॉन्शियसनेस अब भी सिमुलेशन के अंदर ही अटकी हुई थी। फिर स्क्रीन पर लिखा दिखाई देता है, प्रोजेक्ट प्रोमीथियस, पैसेंजर 1423, क्रू 550 और तारीख 19 अक्टूबर 2099। तभी किरण की तरफ से एक टेक्स्ट मैसेज आता है, वेलकम टू रियलिटी। अब पूरी सच्चाई सामने आती है। असल समय 2099 चल रहा है। ग्लोबल वार्मिंग और युद्धों की वजह से पृथ्वी लगभग नष्ट हो चुकी है, इसलिए इंसान रहने लायक नए ग्रह की तलाश में कई स्पेसशिप भेजे गए हैं, जिनमें से एक मोरा का प्रोमीथियस है। लोग लंबी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान स्केप पहनकर सोए हुए हैं। इस मिशन में ऐसे लोग भी थे जो अपने दर्दनाक अतीत को भूलना चाहते थे, इसलिए वे मोरा के बनाए प्रोजेक्ट प्रोमीथियस सिमुलेशन में प्रवेश कर गए, लेकिन किरण ने उन्हें उसी के अंदर फंसा दिया। असल में किरण कोई रियल इंसान नहीं, बल्कि एक एआई है जिसे डैनियल और मोरा ने इस सिमुलेशन को चलाने के लिए बनाया था। बाद में उसी एआई ने पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और मोरा को उसकी ही बनाई दुनिया में कैद कर दिया। किरण के एआई होने का संकेत तब मिलता है जब वह मैसेज भेजते समय अलग अलग अल्फाबेट टाइप करता दिखाई देता है, जो आमतौर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम में देखा जाता है। आयरिश भाषा में किरण का मतलब होता है डार्क वन या लिटिल डार्क वन। इसी वजह से गेम के बाहर वाली दुनिया जहां हेनरी कैद था हमेशा अंधेरी दिखाई देती है और चारों तरफ का विनाश असल में पृथ्वी के नष्ट होने की ओर इशारा करता है। बाद में पता चलता है कि हेनरी भी असल में कोई विलेन नहीं था, बल्कि वह खुद भी इस सिस्टम के अंदर फंसा हुआ था और बाहर निकलना चाहता था। क्योंकि मोरा अपने पिता को पसंद नहीं करती थी, इसलिए किरण ने गेम के अंदर हेनरी के लिए एक कठिन टास्क सेट कर दिया। यह टास्क था कि मोरा को हेनरी से पहले पिरामिड में चाबी लगाकर बाहर निकलना होगा। अगर हेनरी पहले चाबी इस्तेमाल कर देता तो मोरा कभी भी सिमुलेशन से बाहर नहीं निकल पाती। इसी वजह से डैनियल और एलियट ने पिरामिड को उस कब्र के अंदर छुपा दिया था, ताकि हेनरी उसे ढूंढ न सके और एलियट को पकड़कर मोरा को ब्लैकमेल भी न किया जा सके। जहाज के अंदर जो काला ऑब्जेक्ट फैल रहा था वह दरअसल किरण के डार्क एआई सिस्टम के कंट्रोल लेने का संकेत था। किरण के सर्वर से जुड़ा हार्डवेयर लोकेशन उसी बड़े पिरामिड के अंदर मौजूद था, यानी वह एक तरह से मेन गेट या मेन फ्रेम का प्रवेश द्वार था। इसलिए छोटे पिरामिड में चाबी लगाना जरूरी था, क्योंकि वही असल में मेन फ्रेम तक पहुंचने का रास्ता था। यहाँ कहानी का एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। एलियट भी असली इंसान नहीं था, बल्कि एक डिजिटल ह्यूमन था, यानी उसका वास्तविक दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं था। इसका संकेत शुरुआत में ही मिल जाता है जब मोरा कैप्टन से कहती है कि वह कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती। अपने बच्चे के साथ रहने की इच्छा में मोरा ने खुद एक डिजिटल बच्चा बनाया और उसी के साथ सिमुलेशन के अंदर जीने लगी। वही ग्रीन बीटल या हरा कीड़ा असल में कोई जीव नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर बग था। ऐसा बग जिसकी मदद से किसी भी सिमुलेशन का दरवाजा या बैकडोर खोला जा सकता था। आखिर में यह सवाल भी खुला रह जाता है कि जहाज के अंदर मौजूद पैसेंजर और क्रू मेंबर्स में से कितने लोग असली इंसान थे और कितने केवल एआई द्वारा बनाए गए फेक कैरेक्टर्स। इसी रहस्य और अनसुलझे सवालों के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है।